हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्मेट प्रिंसिपल। आखिर ये फर्मेट प्रिंसिपल होता क्या है? तो चलिए आज हम बताते हैं कि फर्मेट प्रिंसिपल है क्या चीज़, क्या इन्होंने डिस्कवर किया था। मतलब फर्मेट नाम का जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट नहीं एक्चुअली ये मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने किया ऐसा क्या किया जो कि ये एक प्रिंसिपल बन गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Fermat principle. In 1658, Pierre de Fermat, a French mathematician, stated that a ray of light is passing from one point to another through a set of media by number of reflection or refractions. Choose a path along which the time taken is minimum or the least. इन्होंने कहा पियरे डी फर्मेट नाम का एक मैथमेटिशियन था जो कि थे जो 1658 के टाइम के थे। उन्होंने कहा कि कोई भी रे ऑफ लाइट, मान लेते हैं कि वो एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक वो ट्रैवल करती है, तो वो क्या करेगी, वही पाथ वो फॉलो करेगी जो सबसे कम टाइम लगाता है, सबसे कम टाइम में आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए देता है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसको प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। लेकिन जब भी हम लोग हम लोग क्या जो भी साइंटिस्ट इन्वेंशन करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे प्रैक्टिकल फेज से उन्हें गुजरना पड़ता है। कभी कभी गलत वो रिज़ल्ट निकल जाते हैं, फिर फाइनली वो सही होते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ इनके साथ भी। इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया था कि जो लाइट रे है वो एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जब भी वो जाती है तो एक मिनिमम पाथ फॉलो करती है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि लाइट रे जो है या तो एक मिनिमम पाथ फॉलो करती है, या तो एक मैक्सिमम पाथ फॉलो करती है, या फिर एक स्टेशनरी पाथ फॉलो करती है। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं एक एलिप्स है, आपने मान लेते हैं कि एक एलिप्स है, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, या इसके दो फोकाई होते हैं F1 एंड F2। डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू 2a। ये टोटल डिस्टेंस आपका 2a होता था। और आप जहाँ से भी लेते हैं एक फोकाई से अनदर फोकाई तक का, ये आपका 2a ही डिस्टेंस देता है। अगर आप यहाँ से लेके ये डिस्टेंस भी लेते तो ये भी आपका 2a ही वैल्यू देता है। यानी कि ये जो मान लेते हैं एक लाइट रे यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल जो कर रही है, तो उसको जो है एक कांस्टेंट पाथ मिल रहा है। जबकि अगर हम देखें कोई भी प्लेन सरफेस जिस पे कि रिफ्लेक्शन हो सकती है, या फिर प्लेन जिसमें कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, उसमें जो है हमारा मिनिमम पाथ लगता है लाइट को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में ट्रैवल करने के लिए। मान लेते जैसे रिफ्लेक्शन का है, A टू B पे जाएगा तो वो डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, ना कि कोई टेढ़ा मेढ़ा पाथ वो फॉलो करता है। उसी तरह रिफ्रैक्शन में भी होता है। अब जो है कि मान लेते हैं लेंसेज में, जैसे लेंस है, लेंस में जब कोई लाइट रे एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जाती है, वो सबसे ज़्यादा पॉइंट इसी में लेती है, लेंसेज में। यानी कि ये जो हमारा ये फर्मेट का प्रिंसिपल था कि ये एक मिनिमम पाथ फॉलो करती है, वो यहाँ पे गलत हो जाता है। तो एक मॉडिफाइड फॉर्म आता है फर्मेट का, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ क्या बोलते हैं। ए रे ऑफ लाइट एंड पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू ए सेट ऑफ मीडिया बाय एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, चूज ए पाथ फॉर विच द टाइम टेकन इज आइदर मिनिमम, मैक्सिमम और स्टेशनरी। यानी कि कोई भी लाइट रे जो कि एक पॉइंट A से लेके B तक पे जा रही है, चाहे वो जितने भी नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से गुजरे, या फिर जितने नंबर ऑफ़ मीडिया से ये गुजरे, वो हमेशा वही पाथ मतलब वो पाथ फॉलो करेगी जिसमें कि वो मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकती है, और जो है स्टेशनरी भी हो सकती है। मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है, स्टेशनरी भी हो सकती है। तो
ये जो हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। मान लेते हैं एक लाइट रे पॉइंट ए से लेके बी तक ट्रैवल कर रही है। यहाँ से ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हमने एस माना, तो एक छोटा सा कंपोनेंट, ये जो हमारा ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस एस है, और हम एक छोटा सा कंपोनेंट मानते हैं इसी लेंथ का डी एस। हमने एक छोटा सा कंपोनेंट डी एस माना। तो चलिए अब देखते हैं, ये जो है हमारा कोई एक मीडियम है जिसके अंदर ये फिनोमेना चल रही है। तो अब हम जानते हैं कि म्यू इज़ इक्वल्स टू होता है सी अपॉन वी। म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में ये है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये तो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो म्यू इज़ इक्वल्स टू हो जाता है हमारा सी अपॉन वी। ये हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट तो हो चुकी है, बट इसके पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग को जो इसके नोट्स है, जैसे कि फर्मेट प्रिंसिपल का जो डेरिवेशन चाहिए, या फिर फर्मेट प्रिंसिपल का जो एक्सट्रीमम पाथ, या फिर लिस्ट जो प्रिंसिपल था लिस्ट पाथ का, तो वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मतलब नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पे बस मैं आपको समझा रही हूँ, अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। चलिए अब मैंने यहाँ से मुझे मिल गया म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। तो जो है कि ये हमारा एक डिस्टेंस है छोटा सा, तो इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा होगा। तो चलिए वो जानते हैं कि टाइम टेकन बाय द रे ऑफ लाइट इन ट्रैवलिंग द स्मॉल एरिया डी एस। तो इसके लिए डी टी हो जाएगा, यानी डी टी, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, डी एस, और ए से लेके बी तक जो इस मीडियम में जा रहा है वो वेलोसिटी हमारा क्या है, वी। तो ये हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाता है। तो ये जो है हम इक्वेशन 1 से क्या लिख, ये जो हमें इक्वेशन 1 मिला, इससे हम क्या कर सकते हैं, v का वैल्यू निकाल सकते हैं, और v का वैल्यू हमें निकल जाएगा c अपॉन म्यू। तो दूसरा इक्वेशन जो हमें मिला है उसमें हमें v है, तो v का वैल्यू हम पुट कर देंगे उसमें। तो ये हमारा क्या निकला है, c अपॉन म्यू, दैट इज़ कि म्यू यहाँ ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो फर्मेट प्रिंसिपल है इसमें हमें अभी तक क्या मिला कि एक छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस जो है इसके लिए मुझे बस टाइम मिला। तो मुझे वो टाइम फाइंड आउट करना है जो कि ए से लेके बी तक जाता है, यानी कि ए से लेके बी तक जाने में जितना टाइम लगता है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, डी एस इंटू म्यू अपॉन सी। तो यहाँ पे जो मैंने इंटीग्रेट किया, अच्छा मैंने कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया, ए टू बी, देन ये हमारा फाइनाइट इंटीग्रेशन हो गया, ए टू बी तक मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया। तो अगर हम डी टी को इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा टी निकलेगा, और ये ए टू बी यहाँ हो जाएगा डी एस इंटू म्यू अपॉन सी। तो अब जो है फिर से मैं फिर से दोनों तरफ डेरिवेटिव लेती हूँ। तो डी टी इज इक्वल्स टू डी ऑफ ए टू बी डी एस इंटू म्यू अपॉन सी। अब जो है डी टी इज इक्वल्स टू डी ऑफ ए टू बी डी एस इंटू म्यू अपॉन सी, ये हमारा जो है निकल गया। अब क्या करते हैं, हम मैक्सिमा या मिनिमा का कंडीशन यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि आप जो डिफ्रेंसीशन है उसमें आप पढ़ चुके हैं कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो के इक्वल टू होता है, यानी डी टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। अगर डी टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हुआ, दैट मीन्स कि दिस पोर्शन इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज़ कि डी ऑफ ए टू बी डी एस इंटू म्यू अपॉन सी इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। अब मेरा ये टर्म भी ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब जो है कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट को मैं निकाल लेती हूँ, 1 अपॉन सी डी ऑफ ए टू बी डी एस इंटू म्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, ए टू बी डी एस इंटू म्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट जो है ये कि जो कांस्टेंट हमारा था लाइट का स्पीड
वो मेरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो मुझे निकल गया क्या मेरे पास, डी ऑफ ए टू बी डी एस इंटू म्यू। ये इतना कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने डेरिवेटिव लिया है यानी कि डिफ्रेंसिएशन लिया है, ठीक है। अब देखिए और एक बात, इंटरेस्टिंग बात, मैंने अभी क्या बोला कि जब भी हम मैक्सिमा या मिनिमा का कंडीशन लेते हैं तो हम डेरिवेटिव को क्या रखते हैं, ज़ीरो, यानी dx हो या फिर dt हो, कुछ भी जो भी डेरिवेटिव है उसको ज़ीरो रखते हैं। और जो है ये भी हमारा एक क्या है, डेरिवेटिव है। दैट मीन्स कि अगर ये डेरिवेटिव है तो ये कौन सा कंडीशन है, या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है या फिर ये क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन के अंदर ये वाला टर्म आ गया तो क्या होता है, इसका जो ये टर्म है दैट मीन्स कि मान लीजिए आपका dx इज इक्वल्स टू 0 है या फिर dt इज इक्वल्स टू 0 है, कुछ भी है, तो ये आपका मैक्सिमा या मिनिमा का कंडीशन दे दिया, यानी जो आपका x है या फिर जो आपका t है उसका जो वैल्यू है वो हमको दे देता है। तो हमें क्या पता चलता है कि इससे a टू b डी एस इंटू म्यू इज इक्वल्स टू मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है या फिर कांस्टेंट है। तो चलिए अब क्या निकल जाएगा हमारा, म्यू को हम बाहर निकाल देते हैं क्योंकि म्यू हमारा कांस्टेंट है। तो ए टू बी यहाँ पे हो जाएगा डी एस इज इक्वल्स टू आपका क्या, इसको फिर से कर देंगे तो म्यू हो जाएगा इंटू डी एस का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, लेकिन ये एस जो है ये कहाँ, ए से लेके बी तक का है, ठीक है। तो ए से लेके बी तक का लेंथ हमारा क्या था, एस ही था, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा निकल गया म्यू इंटू एस, और म्यू इंटू एस क्या निकला, ये कांस्टेंट या फिर मिनिमम या फिर मैक्सिमम निकला, यानी कि ये हमारा एक्सट्रीमम निकला। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल पाथ डेल्टा इज इक्वल्स टू एक्सट्रीमम बोलते हैं, यानी जो मैक्सिमम भी हो सकता है या फिर मिनिमम भी, या फिर जो स्टेशनरी या कांस्टेंट जिसको बोलते हैं ये भी। मैंने इसे आपको अभी समझा दिया, लेकिन इसका जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कोई भी घबराने या टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करना।